अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, गज़ा पर इसराइली जारियत की बात करें तो जहां हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल संगीन होती जा रही है, वहीं मुख्तलिफ ममालिक और आलमी इदारे भी अब इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। आज इसराइल की फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की कार्रवाइयों पर अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती कमीशन ने भी एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती कमीशन ने शवाहिद के साथ इसराइल पर फ़र्द जुर्म आयद की। 72 सफ़ात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट के मुताबिक नस्ल कुशी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के 1948 के कन्वेंशन में जो तारीफ़ की गई थी, इसके मुताबिक इसराइल बैनुल अक़वामी कानून के तहत किसी मामले को नस्ल कुशी करार दिए जाने के लिए दरकार 5 इक़दामात में से 4 का मुर्तकिब हुआ, जिसमें गज़ा के शहरियों का कत्ल, शहरियों को संगीन जिस्मानी और जहनी ईज़ा रसानी या इनको ऐसे हालात की तरफ ले जाना जहां इनकी ज़िंदगी मुकम्मल या जुज़वी तबाह हो चुकी हो, और पैदाइश रोकने जैसे इक़दामात नाफिज करना है। अब इस रिपोर्ट पर अमेरिका या इसराइल के मौक़िफ़ की बात करें तो दोनों ममालिक इस रिपोर्ट को मुरतब करने वाले कमीशन का पहले से बाइकआउट कर चुके हैं। इसराइल ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि इसने किसी मुआहदे या कमीशन की खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन अगर फैक्ट्स पर बात करें तो वो ये है कि फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक अब तक इसराइली हमलों और कार्रवाइयों में तकरीबन 65,000 के करीब फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। इलाके की सूरत हाल ये है कि इस वक्त गज़ा में हेल्थ सिस्टम और सेवरेज सिस्टम का निज़ाम तबाह हो चुका है, जबकि इलाके में 90% मकानात या तो तबाह हो चुके हैं या इन्हें नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा गज़ा की सूरत हाल पर आइंदा हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास न्यूयॉर्क में होने जा रहा है, जिसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि मुख्तलिफ ममालिक, जिनमें बरतानिया, फ़्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा और कुछ दीगर ममालिक शामिल हैं, उन्होंने 2 रियासती हल की बुनियाद पर एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हमायत करने का ऐलान किया। अब एक ऐसे वक्त में जब गज़ा में इजरायली फ़ौज एक बड़ा अस्करी ऑपरेशन शुरू कर चुकी है, वहाँ इंसानी जानों के ज़िया में और इजाफ़ा होने का इम्कान है। यूरोपी ममालिक, UN की तहकीकाती रिपोर्ट और कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुनक्किद होने वाला हंगामी अरब इसराइली सरबराही इजलास, जिसके एलामिये में इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा से रुकनीत मुअत्तल करने और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की अपील की गई है। क्या ये तमाम सिफारती महाज मिलकर इसराइल की गज़ा में नस्ल कुशी को रोक सकेंगे? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कामरान यूसुफ साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उज़ैर यूनुस साहब मौजूद हैं, डॉक्टर तैमूर रहमान साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप तीनों सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगाज़ करूँगा उज़ैर साहब आपसे। ये पहले जो मीडिएशन की एफ़र्ट्स जितनी भी कतर की तरफ से होती हैं, चाहे वो दोहा टॉक्स हों या रिसेंटली हमने देखा कि इसराइल और फ़लस्तीन के इशू के ऊपर भी मीडिएशन की कोशिश की गई, उसको एक तो इसराइल की तरफ से रोका जाता है, वहाँ पर उनकी एयर स्पेस को वायलेट करके मेनलैंड उनके सिटीज़ में हमले किए जाते हैं, और अब ये जो अलामिया सामने आया है 50 से ज़ायद जो मुस्लिम नेशंस हैं वो ये समझती हैं कि ये सिर्फ़ कतर पे हमला नहीं है, बल्कि ये तमाम मुस्लिम ममालिक के ऊपर एक हमला है। क्या समझते हैं कि अब जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं या UNO है, उसकी तरफ से कोई इस पर एक्शन भी लिया जाएगा या सिर्फ मजम्मती करारदादें, इससे आगे बात नहीं बढ़ेगी? और उस डायलेमा का हम क्या करें कि एक तरफ अमेरिका कहता है मैं प्रोटेक्टर हूँ कतर का, और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इसराइल के साथ भी वो खड़े हुए हैं और इसराइल अग्रेशन कर रहा है कतर के अगेंस्ट। तो इसमें कौन कहाँ लाई करता है अकॉर्डिंग टू यू? इस पे देखें, जो मेन इशू इस वक्त है वो ये डिलेमा का ही इशू है, बिलखुसूस गल्फ कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड हैं इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली और सिक्योरिटी साइड पे अमेरिका के साथ। लेकिन अमेरिका का सबसे करीबी जो एलाय है उसने कतर पे बमबारी कर दी। अब क्या करें उस बारे में उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले सालों में भी उनके पास उसका कोई ऐसा जवाब होगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप रूस की तरफ देखेंगे तो रूस एक डिक्लाइनिंग ग्रेट पावर है जो कि यूक्रेन में अभी तक फंसा हुआ है, और उसकी अपनी कैपेसिटी की लिमिटेशंस आपने देख ली। उसके साथ साथ शाम, जो कि रूस का एक एलाय था, बशार अल असद का जो रेजीम था, बारबैरिक रेजीम था, वो ख़त्म हो चुका। तो रूस का फुटप्रिंट शाम से भी काफ़ी हद तक महदूद रह चुका है, और ईरान का जो फुटप्रिंट है वो तो आपने पिछले 3 साल में फिसलता हुआ देख लिया पूरे के पूरे खत्ते में, जहां अब इराक मौजूद है। तो अब गल्फ़ के ममालिक के लिए जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये कि क्या करें इस बारे में। और मैं समझता हूं कि आने वाले महीनों और सालों में आप देखेंगे कि कोशिश की जाएगी कि तुर्की के साथ बिलखुसूस किसी तरह का नया जो है अलायंस तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कोई नया फ्रेमवर्क
तय किया जाए, जहां तुर्की एज अ नेटो एलाई स्टेप्स इनटू द मिडल ईस्ट और एक तरह से बैलेंस क्रिएट करे पावर का खत्ते के अंदर, जहां तुर्की एक साइड पे, इजराइल एक और अलग साइड पे, सऊदी अरेबिया और गल्फ के ममालिक तीसरे साइड पे हों, और फिर ईरान का मसला आगे जाके देखा जाए। लेकिन जो बड़ी स्ट्रक्चरल बात है जो समझने की है वो ये कि जो पिछले 30 या 50 साल का ग्लोबल ऑर्डर था, मल्टीलैटरल सिस्टम्स का, यूएन का, जो पीस कीपिंग फोर्सेस का, या एक रूल्स एंड नॉर्म्स का, वो एरा ख़त्म हो चुका है। नया एरा या नए रूल्स ऑफ द सिस्टम तय नहीं पाए हैं, और जब तक ये इंटरिम का पीरियड चलेगा हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें होता हुआ देखेंगे, ना सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर बल्कि पूरे खत्ते के अंदर, बिलखुसूस यूरोप के अंदर भी। मतलब वॉलेटाइल जो सिचुएशन है मिडल ईस्ट की ऐसी रहेगी। तैमूर साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो हमने देखा है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो सामने आई है, अब उसमें यह है कि तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट ख़ुद कह रही है कि 5 इंडिकेटर्स होते हैं जेनोसाइड कमिट करने के लिए, उसमें से 4 का इजराइल मुर्तकिब हो चुका है और वहाँ पर फैमिन्स भी आ रहे हैं, और साथ साथ जो नाज़ी जर्मनी में पॉलिसीज़ थी कि स्टेरिलाइज कर दिया करते थे नस्ल कुशी के लिए, वो भी किया जा रहा है। तो अब ये सब कुछ यूएन ने डिटर्मिन कर लिया, इसराइल ने, अमेरिका ने बेशक बॉयकॉट कर दिया इस सारी कार्रवाई का, बट क्या कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म है ही नहीं इंटरनेशनल सिस्टम में? कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म नहीं है, ना रीजनली और ना इंटरनेशनली। ये तो अब डिबेट ख़त्म हो गई है, ये अब डिबेट करने की ज़रूरत ही नहीं कि जेनोसाइड हो रही है या नहीं हो रही, ये तो तय हो गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसके बारे में अब क्या किया जा रहा है? नथिंग एट ऑल। माँ सवाए इसके कि थोड़ी बहुत तकरीरें कर लेंगे और लफाजी कर लेंगे, कंडेम कर लेंगे। यूनाइटेड नेशंस में जाके पाकिस्तान के एम्बेसडर ने भी बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है, मगर देयर इज़ नो एक्शन, नथिंग एट ऑल। तो और टर्की का भी जिक्र किया उज़ैर साहब ने। अब आपको भी पता होगा, उनको भी मालूम होगा कि इसराइल का तकरीबन 40% तेल टर्की के थ्रू आता है, अज़रबैजान के थ्रू, टर्की के थ्रू वो आता है। इसी तरह ये जितनी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इनके इब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद इनके तमाम के तमाम मैसिव बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है इसराइल के साथ, सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं, इसराइल के साथ भी। तो वो उसको भी रिस्क नहीं करना चाहते। सही। और एवरीबडी नोज़ कि ये अब्सर्ड बात थी कि आपने दोहा पे जो अटैक किया, क्योंकि जितनी नेगोशिएशंस हुई हैं अभी तक, चाहे वो अफ़गानिस्तान के हवाले से हो, हमास के हवाले से हो, रीजन के हवाले से, जितनी वो दोहा में ही होती हैं हमेशा। बिल्कुल। तो यू कांट गो अराउंड बॉम्बिंग दैट कंट्री एंड ऊपर से यूएन में इजरायली एम्बेसडर एक्यूज कर रहा है कि भाई वो आपके वहाँ क्यों बैठे हुए थे? भाई वो इसीलिए बैठे हुए थे कि आपसे नेगोशिएट करें। और अमेरिका ने कहा हम 10 मिनट लेट हो गए बताने में। 10 मिनट, आई मीन अब्सर्ड बात है, क्योंकि उनका इतना बड़ा, सबसे बड़ा उनका जो अड्डा है वो वहाँ पे है, बिल्कुल, कतर के अंदर। तो उनको तो दूर से पता चल जाता है कौन से जहाज़ उड़ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं। और ये मुमकिन ही नहीं है कि इजराइल रिस्क करे कि अमेरिका को बताए बगैर अपने जहाज़ वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि अगर वो किसी भी हवाले से फ्रेंडली फायर में हिट हो जाए तो इजराइल ने पहले ही बताया था अमेरिका को। मगर ये उन्होंने अपने गेम बनाई हुई है कि प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के सानू पता नहीं सी दस नहीं सके। इस रमेश तो कतारी सभी सोच रहे होंगे कि हमने इतना ज़्यादा लेवरेज दिया अमेरिका को अपनी प्रेजेंस यहाँ रखने के लिए, और हमें गेन क्या हुआ? सिफर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सो व्हाट डू यू थिंक दे शुड डू नाउ? आई डोंट थिंक कि वो इंडिविजुअली इतना कुछ कर भी सकते हैं। इस पोजीशन में तो नहीं है, पैसे उनके पास बहुत है, मगर इजराइल इज़ अ ह्यूज मिलिट्री पावर। आपने देखा ही है, आपको पता ही है। 7 अक्टूबर से लेके अब तक आप ये देखें मुजम्मिल के उन्होंने 10 मुख्तलिफ कंट्रीज़ पे बमबारी की है। लेबनान पे की, शाम पे की, इराक पे की, ईरान पे की, अब उन्होंने यहाँ कतर पे कर दिया, कोस्ट ऑफ माल्टा, यमन। आई मीन देर कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल, कोई उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जब तक कोई सॉलिड रिटेलिएशन ना हो, अब उसमें कुछ तो ये कह रहे हैं कि जी जिस तरह मलेशिया और टर्की के जी हम इनको बॉयकॉट करें, इकोनॉमिक स्ट्रैंगल होल्ड करें। कुछ उससे भी ज़्यादा रेडिकल ईरान वगैरह कह रहे हैं कि जी मिलिटरीली आप काउंटर करें। बाकी जो है वो डिप्लोमेटिक और ये वो। और सबसे जो वीक डिनंसिएशन और एक्शंस हैं वो फ्रेंकली सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्री से हैं। अच्छा, विद द एक्सेप्शन ऑफ दोहा ऑफ कोर्स, कतर ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पे कामरान, डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया, जो रिस्पांस में था जो कतर के साथ हुआ इसराइल की तरफ से, अब वो ये गारंटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दोबारा से ऐसा कतर के अगेंस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, हमारे पास उनकी टेरिटरी भी मौजूद है, एक्सेस भी है, तो हम नहीं चाहेंगे कि उनको दोबारा इस तरह से बॉम्ब किया जाए। इस गारंटी पे रिलाई कर सकता है कतर? तैमूर साहब जो बात कर रहे हैं कि 10 ममालिक को आपने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन उनकी ब्रीच करके जहाँ दिल करता है फ्री पास लेकर आप हमले कर रहे हैं, तो ये गारंटी फिर
मान सकता है कोई इस वक्त जो ट्रंप साहब बात कर रहे हैं? देखें, अगर इजराइल को इस वक्त कोई रोक सकता है या कोई ताकत रोक सकती है तो इसमें कोई शक नहीं कि वो सिर्फ अमेरिका है। लेकिन क्या मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका के ऊपर यकीन किया जा सकता है? जब कतर के ऊपर हमले हुए तो बिल्कुल अमेरिकी सदर ट्रंप ने उस बारे में कहा कि ये बिल्कुल भी कतर इजराइल का ठीक फैसला नहीं है, और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। और कल भी हमने देखा कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जब इजराइल में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा फिर ये कहा कि मुस्तकबिल में भी वो इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। और फिर जब वाइट हाउस में सवाल हुआ अमेरिकी सदर ट्रंप से, उन्होंने कहा कि नहीं, दोबारा इस तरह की वो कार्रवाई नहीं करेंगे। मुझे तो मेरे ख्याल में लगता है कि ये सारी मेरे ख्याल में मिली भगत है, क्योंकि एक तरफ बेशक ट्रंप जो बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि ठीक है गजा में पीस हो, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान अब जो खबरें वहां से आ रही हैं कि बाकायदा तौर पर उन्होंने ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर दिया है गजा में। गजा में वैसे कुछ बचा नहीं है, जो हाई राइज बिल्डिंग थी उनको भी तबाह किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर अब गजा में कब्जे की बात हो रही है। तो एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो यकीन दहानी जो भी अमेरिकी सदर ट्रंप करा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई वक़्त है। एंड इंपॉर्टेंटली आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन कल जो अरब इस्लामिक समिट हुआ, जो अरब स्ट्रीट के अंदर भी, मुस्लिम स्ट्रीट के अंदर भी एक वैसे तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन जो बयानात मुख्तलिफ मुस्लिम रहनुमाओं की तरफ से सामने आए तो शायद उनको लगा कि इस दफ़ा एक कदम बढ़कर कुछ ऐसा स्टेप ज़रूर लेंगे ये मुस्लिम दुनिया के ममालिक कि थोड़ा सा उनकी में भी ज़मीर जागा हो कि अब आग जो है उनके घर तक पहुँच गई है। लेकिन अगर वो जॉइंट कम्युनिके देखें तो उसमें सिवाय एक जो पॉइंट है जो मेरे ख्याल में वो भी इरेलेवेंट है कि जीसीसी का जो एक डिफेंस मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट करने की बात की गई है। अब उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगेन जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं दे आर हैवीली रिलायंट ऑन यूएस, और यूएस का जो सिक्योरिटी कवर है, सारी टेक्नोलॉजी मगरिब की है, क्या उस पर रिलाय करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो मुझे ये लगता है कि, और फिर किसी ने ये भी बात की कि आई थिंक वो बेसिकली रिलाय अब कतर हो या बाकी जो अरब कंट्रीज हों वो अमेरिका के ऊपर ही कर रहे हैं कि अमेरिका किसी तरीके से अगर लेवरेज इस्तेमाल करके इजराइल को मना कर दे तो फिर हमारी बचत हो सकती है। अदरवाइज लगता यह है कि बस वो इजराइल के रहमो करम पर ही है इस वक्त। बिल्कुल, जो फाइनेंसर कह लें आप इस सारी जंग का, वो अमेरिका के अलावा कहीं और जो है वो उंगली उठा नहीं सकते इस पे। उज़ैर, जो पहले हम बात कर रहे थे यूएन की रिपोर्ट में अब बज़ाते ख़ुद इस्टेब्लिश हो चुका है कि अब जेनोसाइड से कम तो ये कुछ भी नहीं है। तो इस पर जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म की हम बात कर रहे थे वो सारी एकेडमिक बातें थी सिर्फ, फिर कि जिस तरह आर्टिकल 55 है यूएन चार्टर का, वो ये कहता है कि अगर ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन इतने बड़े स्केल पर हो रही हो तो आप इंटरवीन करें। रवांडा में हुआ, बाकी जगहों पे हुआ, वो सिर्फ अफ्रीका तक महदूद था या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ तक महदूद होता है। अगर इसराइल करे तो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। देखें, बिल्कुल इसराइल करे तो कोई रिस्पांस नहीं होता, लेकिन मैं ये भी कहूँगा याद दहानी के लिए कि इसराइल इसमें यूनिक भी नहीं है। चीन में शिनजियांग में भी यूएन की जेनोसाइड की रिपोर्ट आई है, क्या चीन के ख़िलाफ़ शिनजियांग में किसी ने ऑपरेशन किया? नहीं। बर्मा या म्यांमार के अंदर रोहिंग्या के ख़िलाफ़ जेनोसाइड चल रही है, क्या किसी ने कोई एक्शन लिया? नहीं। सूडान में फॉरेन अरब मिलिशियाज जो हैं वो जेनोसाइड कर रहे हैं, क्या किसी ने कोई एक्शन लिया? नहीं। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर पावर स्टिल मैटर्स, और जिसके पास पावर हो या उसके दोस्त पावरफुल हों तो उसे ज़रूर प्रोटेक्ट किया जाता है। और यही इस वक्त अलमिया है। और इसराइल की ऑन गोइंग जेनोसाइड ने बिलखुसूस जो है वो जो मास था मगरिब का, ह्यूमन राइट्स का, रूल ऑफ लॉ का, इंटरनेशनल नॉर्म्स का, वो मास को उतार दिया है। अब उस मास के उतरने के बाद आप देखेंगे कि हर जगह इस तरह की चीज़ें होंगी। मैं ये भी ऑडियंस के लिए बता दूं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि जिस दिन और जिस शाम को इसराइल ने दोहा पे बमबारी की, उसी बमबारी के अगले दिन, घंटों बाद बल्कि, रूस ने पोलैंड के ऊपर ड्रोन्स उड़ाए। वो कोई कोइंसिडेंस मेरे नज़दीक नहीं था। वो एक सिग्नल है कि ठीक है, अगर इसराइल अमेरिका का करीबी दोस्त ये काम कर सकता है तो रूस यूरोप के अंदर भी ऐसे ही काम करेगा, और यह आप बढ़ता हुआ देखेंगे। आई थिंक जो बड़ी चीज़ है जो शिफ्ट हो रही है, जिस पे थोड़ी सी मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ, सही, वो अमरीकी सियासत है, जहाँ इसराइल की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हो गई है दोनों पार्टीज़ के अंदर, और ये मोमेंटम पिक होगा। और जैसे ये मोमेंटम पिक होगा, आप देखेंगे आने वाले सालों में कि इसराइल को उस तरह की इम्प्यूनिटी नहीं दी जाएगी अमेरिका की तरफ से जो उसकी आदत उससे लग गई है। नहीं उज़ैर, लेकिन एक वेव तो हम देख रहे हैं वहाँ राइट विंग रिवाइवलिज्म की। चार्ली कर्क की शूटिंग के बाद सेंटिमेंट बहुत ऊपर चला गया। कल बल्कि परसों ब्रिटेन के अंदर लाखों लोग एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट में आ गए, जर्मनी में प्रोटेस्ट हो रहा है।
तो लग तो ये मालूम तो ये हो रहा है कि राइट विंग इज़ ऑन द मार्च। बिल्कुल राइट विंग इज ऑन द मार्च, लेकिन उस राइट विंग के अंदर भी अगर आप टकर कार्लसन या स्टीव बैनन या लॉरा रूमर की कॉन्वर्जेशंस देखें तो बड़े पिछले 6 महीने में क्रिटिकल हो गए हैं इसराइल के। और ये क्रिटिसिज्म आपको लेफ्ट की बेस में भी नज़र आएगा, जो चल रहा है काफ़ी टाइम से, बर्नी विंग ऑफ द डेमोक्रेट पार्टी फॉर एग्जांपल। तो मैं समझता हूँ कि वो जो पोजीशन थी बायपार्टिसन कंसेंसस की, वो इसराइल ने काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दी है। और राइट विंग का हमें ये भी याद दिलाना चाहिए कि जब फैसिज्म मार्च करता है तो वो सिर्फ पीपल ऑफ कलर को टारगेट नहीं करता, आप जैसे या मेरे जैसे लोगों को टारगेट नहीं करता, वो यहूदियों को भी टारगेट करता है। तो आप एंटी सेमिटिज्म भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इस्लामोफोबिया भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और उसके साथ साथ और तरह की जो कर्ब्स हैं स्पीच के ऊपर वो भी होता हुआ देख रहे हैं। तो ये सोल्यूशन जो है और ये जो इशू जो है ये बढ़ेगा, और ये एंटी इजराइल सेंटिमेंट जो है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तैमूर साहब जो बात कर रहे हैं उज़ैर भी एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ही है ना कि अगर ताकत है आलमी निज़ाम में तो फिर जो मर्जी कर लीजिए उसके बाद। तो ये तो वही फिर इंटर वॉर पीरियड लग रहा है जिसमें चाहे लीग ऑफ नेशंस हो कुछ भी हो, वो जंगें नहीं रुकवा सके, एंड दैट लेड टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो ये उसी तरह की सिचुएशन है। बल्कि मुझे तो उससे भी पुराना पीरियड लगता है कि हम उसमें चले गए हैं। अच्छा, मुझे तो ऐसे महसूस होता है वो जो कॉलोनियल पीरियड नहीं था कि जब नौआबादियाती निज़ाम फैल रहा था, जब ब्रिटेन ने चाहा तो ओपियम बेचने के लिए चीन पे जंग कर ली, अटलांटिक स्लेव ट्रेड किया, अफ्रीकन नेटिव अमेरिकन को वाइप आउट कर दिया, एज़टेक्स को। ये तो इसी तरह का काम ये है। जिस तरह साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड स्टेट था, सेटलर कॉलोनियल अपार्थाइड स्टेट, ये भी वही है कि उन्होंने फैसला कर लिया कि बस हमने यहाँ पे रहना है, लोगों की ज़मीनों को टेक ओवर करना है, कोई चूँ भी करेगा तो हम उसको मार देंगे। तो एंड दे डोंट इवन केयर कि यमन के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक कर दिया, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स मार दो, दोहा के अंदर भी इट वाज द सेम फ्लेग्रेंट वायलेशन। एक बात ये कहूँगा ज़रूर कि देखें, देयर आर मेनी एक्यूजेशंस ऑफ जेनोसाइड, वो होती रहती हैं, मगर जो यूनाइटेड नेशंस का क्राइटेरिया जेनोसाइड का बड़ा हाई क्राइटेरिया है, और वो चंद चीज़ों को रिकग्नाइज करते हैं कि ये मैं 4 या 5 को रिकग्नाइज करते हैं कि ये जेनोसाइड। अब इजराइल उस कैटेगरी में आ गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है कि इट्स नॉट अ माइनर मैसेकर या इट्स नॉट अ इवन अ मैस मैसेकर, दिस इज जेनोसाइड, जिसका मतलब ये कि एक पूरी पब्लिक और एक पूरी पॉपुलेशन को ख़त्म कर देना, ये उसकी डेफिनेशन में शामिल है। तो फिर भी कुछ भी नहीं, इट्स हैरान कौन बात। और मुझे तो कोई फेथ नहीं मुजम्मिल के अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी चेंज होगी, इसके बावजूद कि ये बात दुरुस्त है, उज़ैर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लेफ़्ट का बड़ा प्रेशर है वहाँ पे और बहुत नई आवाज़ें ज्वाइन कर रही हैं, मगर फिर भी रिकॉर्ड को अगर आप देखें तो 50 से लेके अब तक जो भी इजराइल ने कहा है, अमेरिका ने कहा करो, इंडोर्स किया। जेनोसाइड भी वो कर रहा है, फिर भी वो कह रहे हैं ठीक है करो, इंटरनेशनल लॉ वायलेट कर रहा है। तो आई हैव नो फेथ कि अगर कंस्पिरेसीज में ना जाएं तो ऐसा होता क्यों है कि अ स्मॉल स्टेट हैज सो मच इन्फ्लुएंस ऑन अ ग्लोबल पावर। कोल्ड वॉर के दौरान तो यही था कि इजराइल एक की रोल प्ले कर रहा था अगेंस्ट जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स और पैन अरब मूवमेंट्स उभरी, जिसमें नासिर का इजिप्ट था, हाफिज असद का सीरिया था, इराक था, लेबनान भी था, तो उनको, और यमन के अंदर मार्क्सिस्ट रिपब्लिक पैदा हो गया। और इजराइल सिर्फ वहाँ किरदार नहीं अदा कर रहा था, मोसाद जो है वो लैटिन अमेरिका और इवन साउथ अफ्रीका बहुत जगह फैली हुई थी, तो उनका पुलिसमैन था वो रीजन में। फिर जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो इजराइल ने अपने आप को री इन्वेंट किया और कहा कि वॉर ऑन टेरर पे अब हम अमेरिका के नंबर 1 पुलिसमैन हैं, तो हम उन्होंने अपने आप को इस तरह सिचुएट किया। तो वेस्टर्न ब्लॉक में अगर फ्रांस और ब्रिटेन ये कहते हैं कि हम पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो क्या ये जो हम बात कर रहे हैं प्रो इजराइल होने की, ये सिर्फ अमेरिका को सिंगल आउट कर रहे हैं, ये सारा वेस्टर्न ब्लॉक नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं पैलेस्टाइन को। ऑन द ग्राउंड व्हाट डज इट मीन? कुछ नथिंग, राइट? ऑन द ग्राउंड अगर जब तक आप इजरायली मैसेकर्स को नहीं रोकते, क्या तरीका है आपके पास कि आप तो वहाँ पे एड नहीं पहुँचा सकते। वो ग्रेटा थनबर्ग पहुँचती है तो सारे के सारे फ्लोटिला को वो पकड़ लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। आप वहाँ पे एड, यूनाइटेड नेशंस वहाँ पे खाना नहीं पहुँचा सक रहा,
तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी, अगर मैक्रॉन कहता है मैं रिकग्नाइज कर लूँगा, बिग डील। स्टॉप, नंबर 1 ये है कि आप एड वहाँ पहुँचाएं, खाना पहुँचाएं, लोग भूखे मर रहे हैं। नंबर 2 ये है कि मैसेकर्स को रोकें, फिर बात मानेंगे, बाकी तो चीज़ें मतलब रिजल्ट कोई निकले उससे, ना सिर्फ ऑप्टिक्स हों। इस पे कामरान साहब, जो अब हम बात कर रहे हैं कि इसको रुकवाने के लिए क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, अब ICJ की तरह की बॉडी जिसकी कोई बाइंडिंग जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, वो तो कुछ नहीं कर सकती इस पे। तो आइडियल रिस्पांस फिर क्या है, अगर वो हम सिर्फ मुस्लिम नेशंस की भी बात कर लें या फिर जो भी अफेक्टेड है इससे, कि अब कतर के साथ जो कुछ हुआ कि दुनिया के सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट उनके पास हैं, इतना कैपिटल भी इन्वेस्ट किया है डिफेंस पे, उसके बावजूद वो सेफ़ नहीं है, बाकी कंट्रीज सेफ़ नहीं है, तो आइडियल रिस्पांस क्या है? देखें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो आइडियल रिस्पांस है, क्योंकि अमेरिका हो या इजराइल हो, वो तो बिल्कुल आई थिंक जो बैनुल-अक़वामी कवानीन है, UN सिक्योरिटी काउंसिल बस एक फॉर्मेलिटी है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। आई थिंक अनटिल अनलेस ये जो पूरा जो उज़ैर साहब ने शुरू में बात की थी कि हम एक उस ट्रांजिशन पीरियड में गुजर रहे हैं जहाँ पर कोई क्लियर इस वक्त आपके सामने कोई वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, और जब तक ये सेटल डाउन नहीं होता, न्यू रूल्स ऑफ द गेम तय नहीं होते, आई थिंक उससे इजराइल जो है वो फ़ायदा उठाएगा। दी ओनली पॉसिबिलिटी दैट आई सी कि जो बड़ी पावर्स हैं लाइक चीन, मेरे ख्याल में वो अगर सामने आए, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी जो पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसी है, वो एक डिटेरेंस के तौर पर काम कर सकता है। इन द लॉन्ग रन में भी गल्फ कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ वो मुतबादल के तौर पर चीन को देखें, और फिर दो बड़ी जो ताकतें होती हैं आपस में उनकी लड़ाई नहीं हो सकती, बट इन द शॉर्ट रन आई डोंट सी के उससे कोई बहुत बड़ा एक फर्क नजर आने वाला है। एंड आई थिंक एक जो और फैक्टर है जो आप जिक्र भी कर रहे थे कि एक आखिर एक ऐसे छोटी जो रियासत है, इतना इन्फ्लुएंस उसका होता है बड़ी रियासत के ऊपर। हम मेरे ख्याल में पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत सारी होती थी, उस पर बिलीव नहीं करते थे, बट आई थिंक एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है, रिलीजियस फैक्टर अपनी जगह पे कायम है। जो मार्को रूबियो भी गए थे वेस्टर्न वॉल, वहां पर खड़े होके जो फिर उसके बाद जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वेस्टर्न वॉल की तरह ये जो इत्तेहाद है हमारा अमेरिका के साथ मजबूत है, तो ये फैक्टर्स भी हैं, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। कल कतर के अमीर ने भी खुद जिक्र किया, जो पहले हम वैसे ही लोग बातें किया करते थे कि जी ग्रेटर इजराइल का मंसूबा, तो उन्होंने भी जिक्र किया कि इजराइल शायद ये ख्वाब देख रहा है कि पूरे अरब वर्ल्ड में अपना जो असर रसूख है उसको एक्सटेंड करना चाहता, और जो उसकी इस वक्त पॉलिसी नजर आ रही है, आई थिंक इट इज नॉट अ सरप्राइज अगर वो इस तरह का काम करेगा। कामरान, इसमें जो ग्रेटर इजराइल तो कामरान इस पे कामरान आपकी ओपिनियन क्या है कि जो पॉलिटिकल चेंज जो पहले बात हो रही थी, अमेरिका के अंदर ऐसा कोई पॉलिटिकल चेंज आ सकता है जिससे वो इजराइल से अपना हाथ विड्रॉ कर लें, या फिर कोई भी आ जाए, बाइडन हो, ट्रंप हो, हुएवर इट इज, करना यही है कि सपोर्ट उनको करना है? आई थिंक अगर ऐसा हो तो मेरा ख्याल में वो तो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद होगी, और इमीडिएटली ऐसा होता नज़र नहीं आता। वैसे तो हिस्ट्री में होता यही है कि अगर आप तारीख उठा के देख लें, वेव चलती है, कभी राइट विंग ऊपर आते हैं, फिर राइट विंग से लोग तंग पड़ जाते हैं, लोग लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं। तो पूरी दुनिया में इस वक्त तो मेरे ख्याल में यूरोप में देख लें, एशिया में देख लें, बाकी जगहों पर देख लें, राइट विंग की फ़िलहाल तो वेव चल रही है। तो मुझे इन द नियर फ्यूचर लगता नहीं है कि बिल्कुल वहाँ पर आवाज़ें ज़रूर उठ रही हैं बेशक अमेरिका में, बट क्या वो आवाज़ें इतनी ताकतवर हैं कि बिल्कुल एक रेडिकल शिफ्ट आ जाए अमेरिका की पॉलिसी में, वो मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। ठीक है उज़ैर, ये जिस कंस्पिरेसी का तज़किरा हो रहा है, ये भी कहा जाता है एवेंजेलिकल्स की और ज़ायनिस्ट की अलायंस है और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें हिस्टोरिकली देखा जाए तो बड़ा एनमिटी भी रही है। मतलब जितनी जूस के ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ें हुई तारीख़ में, उसमें इससे पहले तो ऐसी कोई अलायंस एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इस पर फिर आपकी थ्योरी क्या है कि सिर्फ कोई इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, कोई न्यूयॉर्क में ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जो इजरायली सिटीजन्स हैं उनका है, या फिर कोई रिलीजियस एस्पेक्ट है इसका? मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर। वाइट इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो हैं, जो ज़्यादातर रिपब्लिकन्स हैं, वो एक विजन में बिलीव करते हैं जो कि बड़ा कन्वीनियंट है उसे अलाइन करना ज़ायनिज़्म के साथ। तो क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म एग्जिस्ट करता है और बड़ा इन्फ्लुएंशियल तबका है अमरीकी सियासत के अंदर। उसके साथ साथ आपने देखा कि इजराइल ने और प्रो इजराइल लॉबीज़ ने इन्वेस्ट भी बहुत किया। जॉन मेयरशाइमर और स्टीवन वॉल्ट की बड़ी ज़बरदस्त किताब है द इजराइल लॉबी, अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो ज़रूर उसे पढ़ें। मैं कंस्पिरेसी थियरीज़ में इतना बिलीव नहीं करता, और इसलिए ये बताना चाहूँगा आपकी ऑडियंस को कि अमेरिका का जो सियासी निज़ाम है और इसके साथ एसोसिएटेड जो फाइनेंशियल निज़ाम है,
वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है। आप डेटा ऑनलाइन जाके देख सकते हैं कि एपैक किसको कितने पैसे देता है, किस फंडिंग के थ्रू देता है, कौन उसे फंड करता है, उसकी एसोसिएटेड चैरिटीज़ क्या हैं, कौन सी चैरिटीज़ किस लेजिस्लेटर को इजराइल की ट्रिप्स पे लेके जाती हैं, इजराइल की बर्थ राइट की ट्रिप्स किस तरह ऑर्गेनाइज की जाती हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पर, ताकि एक पर्सपेक्टिव शेप किया जाए नौजवान तबके के अंदर। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सालों से चल रही हैं और इजराइल और प्रो इजराइल लॉबी ने बड़ा काम किया है इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अमरीकी सियासतदान खुद रिटायरमेंट के बाद काफ़ी सारे कह चुके हैं कि एपैक का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है कांग्रेस के अंदर जो कि देखता है कि आप किस तरह के स्टाफर को हायर कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी जॉब्स के लिए, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी क्रिटिकल ऑफ इजराइल हो तो उसे जो है रोक दिया जाता है उसकी एप्लीकेशन को। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं और ये इन्फ्लुएंस बनाया है। अब अगर कोई और इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है अमरीकी निज़ाम के अंदर तो उसकी प्लेबुक बड़ी ट्रांसपेरेंट है, उसका तौर तरीका बड़ा ट्रांसपेरेंट है और उसका कोर जो नीड है वो है कि आपके पास पैसा होना चाहिए और फंड रेजिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप वो इन्वेस्ट कर दें तो हो जाएगा। अच्छा उज़ैर, आपको लगता है कि इजरायली स्टेट ने अंडर नेतन्याहू अपने सिटीजन को वैसे कन्विंस कर लिया है कि असल में अंडर अटैक तो हम हैं, वो अरब्स तो नहीं है बेसिकली? अभी भी रिसेंटली उनकी जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि एक स्पार्टा था पहले जो इनसर्कल हो गया चारों तरफ से, हम सुपर स्पार्टा हैं और कतर जो है वो हमें चारों तरफ से घेर लेगा, इसीलिए हमें अपने बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी है, 7 साल की उम्र से उनको सिखाना है कि अपनी रियासत के लिए लड़ना है और एक वॉरियर क्लास जनरेट करेंगे हम। ये नैरेटिव है उनका। बिल्कुल ये नैरेटिव है और वहाँ तो एक तरह का मीडिया ब्लैकआउट चल रहा है क्योंकि वहाँ तो दिखाया भी नहीं चाहता कि फ़लस्तीन में और गाज़ा में वो किस तरह की बर्बरियत उनका रेजीम कर रहा है। तो एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा तो चलाया है। स्पार्टा की चीज़ मैंने आज भी देखी तो मैं ये खुद ही सोच रहा था पढ़ते हुए कि फिर नेतन्याहू को तारीख थोड़ी सी गहरी तरह से पढ़नी चाहिए। आई एम श्योर उन्होंने पढ़ी होगी कि स्पार्टा ने जब एथेंस के साथ और पर्शियंस के साथ जंग लड़ी तो उसके एंड पे वो इतना एग्जॉस्ट हो चुका था स्पार्टा के, उसके बाद स्पार्टा नहीं रहा था, कोलैप्स कर गई थी उनकी सोसाइटी। तो जब आप एक लिमिट के आगे चले जाते हैं तो इवन स्पार्टा वाज एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ इट। और पूरी थुसिडिस की जो किताब है अबाउट द डिक्लाइन ऑफ ग्रीस एंड ग्रीस सिटी स्टेट्स आफ्टर द एथेनियन स्पार्टन वॉर एंड द पर्शियन वॉर्स, वो भी वो पढ़ लें और मुझे लगता है कि इजराइल भी उसी तरफ जा रहा है इस वक्त। ठीक, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तैमूर साहब, ये एक तरफ तो इंटरनेशनल सिस्टम को हमने डिस्कस कर लिया, अब देखा जाए तो ये पोस्ट वॉर सिनेरियो में जैसे टोक्यो ट्रायल्स हुए, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए, वो सब करने के लिए बना था। अब आकर रिसेंटली जो हम मनाजिर देख रहे थे, किम जोंग उन और पुतिन और शी जिनपिंग मार्च कर रहे हैं इकट्ठे, इज दैट द अल्टरनेटिव टू दिस एंटायर स्ट्रक्चर? एट द मोमेंट तो यही अल्टरनेटिव नज़र आ रहा है। आई मीन अगर आप रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मुझे पता है आपको पॉलिटिकल रियलिज्म पसंद है, अगर आप ये कहें कि बड़ा कोई आइडियल किस्म की चीज़ डेवलप हो तो वो तो इस वक्त मंजर आम पर ग्लोबल स्केल पे नहीं है। बिल्कुल ऐसे जो है वो यही चीज़ है। तो उन्होंने, कामरान साहब ने भी कहा कि अगर चाइना अपने आप को थोड़ा सा असर्ट करे, मगर चाइना जो है ना वो अपने आप को असर्ट करता नहीं है इस तरह से, मतलब वो नहीं जाके नहीं करेगा। जिस तरह सोवियत यूनियन कहता था कि ये इजिप्ट पे अटैक नहीं करना इसराइल को 56 में, स्विस कनाल क्राइसिस जो हुआ 73 में उन्होंने ह्यूज आर्म्स दिए इजिप्ट को, ऐसे चाइना नहीं करता फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, और अभी भी वो नहीं करने लगा। सो इसलिए मैं समझता ये, और अमेरिका ने भी मेरे ख्याल में नहीं कुछ भी करना, तो इसलिए मैं समझता ये हूँ कि जो इसका सलूशन है वो रीजन से ही निकलेगा। अच्छा। और रीजन में ही लोगों को खड़ा होना होगा, इजिप्ट के अंदर, सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर, जॉर्डन के अंदर, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, यहाँ से लोग अगर उभरें, यमन के अंदर तो ऑलरेडी वो कर भी रहे हैं, तो यहाँ से अगर लोग उभरें, और ये हो सकता है बाय द वे, क्योंकि जिस तरह से वो फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है उसका इम्पैक्ट अरब्स पे और नेबरिंग अरब्स पे ही। वैसे हमारे रीजन में तो अपनी हुकूमतों के खिलाफ ही लोग खड़े हो रहे हैं, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तो वहाँ पे भी अपनी हुकूमतों के खिलाफ खड़े हो ना, और ये कहें कि भाई इतनी देर से जेनोसाइड हो रही है, आप क्या कर रहे हैं? फॉर इंस्टेंस अगर एड पहुँचानी गाज़ा को, तो इजिप्ट इज़ की इन दैट। मगर आप देखें जब फ्लोटिला गया तो इजिप्ट ने ही उसको ब्लॉक कर दिया कि नहीं, आपने नहीं आगे जाना बॉर्डर से आगे, इजिप्ट ने ब्लॉक किया उसको। तो वाई? तो जॉर्डन साथ बैठा हुआ है, क्यों नहीं कर रहे कुछ आप फ़लस्तीनियों की मदद के लिए? तो ये बातें हैं कि जो अरब रूलर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया,
और मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादा अरब स्ट्रीट जो है अपने रूलर्स को देख रही है, इसीलिए उन्होंने ये दोहा कॉन्फ्रेंस का थोड़ा सा शो किया है कि हम बड़े नाराज़ हैं, ये है वो है, मगर उसके पीछे देयर इज़ नो टीथ बिहाइंड इट, देयर इज़ नथिंग एक्चुअली हैपनिंग। तो टर्की वाज द फर्स्ट कंट्री इन 48 जिसने इसराइल को रिकग्नाइज किया था। और टर्की जो है, आपको पता है इसराइल की जो फौज है उसके बहुत सारे कपड़े वो टर्की बना के बेचता है, जूते और ये बहुत ट्रेड करते हैं वो। एक पॉइंट पे एर्दोगन ने ये किया था, आई थिंक मुझे डेट भूल रही है अब, कि उसने इकोनॉमिकली खींचा था सपोर्ट फॉर इसराइल और वो इफेक्टिव था। तो अगर वो दोबारा करे तो इफेक्टिव हो सकता है, मगर ठीक, लेकिन ये कन्विक्शन नज़र नहीं आती। कामरान साहब, ये जो हम अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं, जिस तरह चीन में अभी SCO हुआ और इस सब में हमने देखा कि जो ये तमाम ममालिक जो ये फील करते हैं कि ये जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, UNO है, वर्ल्ड बैंक है, ये एक अपनी इजारादारी कायम करने के इदारे हैं, बेसिकली जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए नहीं है। ये तो हो गया एक अल्टरनेटिव जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल में जितना बैंक रोल जंगों को अमेरिका कर लिया करता था, अब उसका अल्टरनेटिव क्या होगा? बहुत से ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान रिलाई करते हैं वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस पे कि वो पैसे भी लें वहाँ से, बेल आउट्स भी लें। उसका अल्टरनेटिव कोई है ईस्टर्न ब्लॉक के पास? उसका अल्टरनेट बिल्कुल यही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह ब्रिक्स है और SCO की आपने बात की। फिर ब्रिक्स का अगर आप देखें तो उनका जिस तरह वर्ल्ड बैंक है, इसी तरह का उन्होंने बैंक भी एक शुरू किया है जो इसी तरह के कर्जे दे, और इसी तरह का वो पैरेलल ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन शायद जो इन्फ्लुएंस है अभी भी, जो वेस्टर्न निज़ाम है, अमेरिका जिसको लीड करता है, वो इतना गहरा है कि उसका मुतबादिल आते आते बहुत टाइम लगेगा। इसमें मेरा ख्याल है कि इस सारी डिबेट के अंदर जो एक ही सिल्वर लाइनिंग है, जिसे कहते हैं कि वैसे तो मुहावरा है लेकिन इसमें हकीकत भी है कि जो जुल्म की रात है, जितनी मर्जी तारीख हो, सुबह तो ज़रूर होती है। और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें, मसलन हम सब कॉन्टिनेंट की मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे, 100 साल उन्होंने हुकूमत की और कभी लगता था कि उनका सूरज गरूब नहीं होगा, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो फिर आपको पता लगता है कि कैसे चीज़ें रिवर्स होती हैं। तो आई थिंक हिटलर आ गया ना, इसलिए भागना पड़ेगा उनको। मिसाल तो अब अमेरिका को कौन भगाएगा? लेकिन देखें जो सम टाइम बहुत से ऐसे एक्शंस होते हैं, उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ऑलरेडी ये भी डिबेट हो रही है कि जो अमेरिका है वो एक डिक्लाइनिंग पावर है, मे बी इतनी जल्दी डिक्लाइन ना भी हो, लेकिन ये जो शो करता है कि जिस तरीके से अमेरिकी सदर ट्रंप एक बात करते हैं लेकिन कोई उनका इत्तेहादी या इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये भी अंदाजा होता है अगर उनकी मिली भगत है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही तो इसका मतलब है कि अमेरिका का आज वो इन्फ्लुएंस नहीं है। इजराइल समझता है, बेंजामिन नेतन्याहू ये समझता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रंप जो मर्जी कहता रहे, वो अपनी मर्जी करेगा और सब कुछ करता रहेगा। जो मेरा यहाँ पर आई थिंक पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि शायद इजराइल के अवाम को भी कहीं ना कहीं उठना पड़ेगा। अगर उनको ये लगता है कि इतने मुल्कों के साथ जंगें छेड़ के वो क्या खुशहाल रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होगा। अगर वो हमास को खत्म कर देंगे, कल उससे भी बड़ी कोई और इस तरह की लीथल तंजीम सामने आ जाएगी, तो इजराइल भी कभी इस तरीके से सुकून से नहीं रहेगा। सही, वॉर वो कहते हैं कि बजाते खुद एक मसला है, सोल्यूशन नहीं है। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा उज़ैर, लेकिन ये जो नेपाल में हमने होते हुए देखा है, अब इस पर दोबारा से जिस तरह बांग्लादेश में NGOs को अक्यूज़ किया गया कि ये बेसिकली अमेरिकन पेनिट्रेशन थी उनमें, उन्होंने ट्रेन किया एक्टिविस्टों को कि वो बाहर निकलें और हुकूमत गिरा दें क्योंकि वो प्रो चाइना थी। यहाँ भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ फॉरेन इन्वॉल्वमेंट मौजूद थी या प्योरली ऑर्गेनिक ग्राउंड्स पे नेपाल के लोग बाहर आए और हुकूमत को गिरा दिया? आई थिंक ब्रॉडली ऑर्गेनिक मूवमेंट थी। जहाँ तक मैं काठमांडू में लोगों से बात की है मैंने, उन्होंने यही बताया है कि ये बबल कर रहा था एंगर, और माशी इशू था, पेंडेमिक के टाइम से चला जा रहा था। उसके साथ साथ रूलिंग क्लास की जो अपनी करप्शन थी, उनके बच्चों की करप्शन थी, वो मंजर आम पर थी, और ट्रिगर अल्टीमेटली सोशल मीडिया बैन था। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इवन जिस तरह के अटैक्स हुए अक्रॉस द बोर्ड, सियासी लीडरशिप को टारगेट किया गया, चाहे वो अपोजिशन की हो या रूलिंग क्लास की हो, तो ये डोमेस्टिक अपराइजिंग थी। और उस डोमेस्टिक अपराइजिंग के बाद अब नेपाल के लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया है कि अब वो किस तरह की सियासत और किस तरह की जमहूरियत अपने मुल्क में देखना चाहते हैं। अब हो सकता है कुछ इन्वॉल्वमेंट भारत की तरफ से हो, कुछ चीन की हो, कुछ अमेरिका की हो, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग जो एंगर था वो पूरी की पूरी रियासत और रियासती ढांचे के खिलाफ था, और ये अवाम का एंगर था। ठीक है तैमूर साहब, आपकी इसमें क्या राय है? ये जो 4 ममालिक हमने अपने इर्द गिर्द देखे हैं होता हुआ यहाँ पे, इससे बड़ा चैलेंज तो ये बन जाता है कि चलें आपने हुकूमत तो ले ली,
लेकिन फिर बाद में ऑर्डर कैसे लेके आना है, तो वो पॉसिबल होता है इजीली स्मूथली ट्रांजिशन करना? नहीं, ये बड़ा औखा काम है। अब बांग्लादेश की मिसाल देखें कि वहाँ पे शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी वहाँ बहुत ग्रोथ थी, वहाँ को कम ग्रोथ तो नहीं थी, इट वाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। रिजर्व्स हमसे बेहतर थे, बहुत रिजर्व्स भी बेहतर थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही थी, और जीडीपी ग्रोथ हो रही थी और पॉवर्टी गिर रही थी। ये सारा डेटा मौजूद है हमारे पास कि कोटा सिस्टम पे एहतजाज शुरू, कोटा पे एहतजाज हुआ और देखते देखते पूरी हुकूमत ही गिर गई। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो एक किस्म का कू भी था, कुछ लोग ये भी कहते हैं। सही। तो श्रीलंका के अंदर हमने ऑपोजिट इफेक्ट देखा कि वहाँ पे राजा पाकसास वगैरह जो थे, IMF के साथ जो डेट की वजह से उसके खिलाफ एक लेफ्ट की तहरीक हुई। तो यहाँ पे जो सिचुएशन नेपाल में है, ये बात दुरुस्त है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उनकी बहुत ज़्यादा थी, चीन से दोस्ती ये वो, मगर इशारा ज़्यादा इस वक्त जो है वो इंडिया की तरफ किया जा रहा है, अमेरिका की तरफ नहीं किया जा रहा। उसकी वजह यह है कि नेपाल और इंडिया का जो आपस का रिलेशनशिप है ना, अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं है। और जो हिंदू मोनार्की थी वहाँ पे जो आज से 17 साल पहले गिरी, वो उसको यूपी में काफ़ी सपोर्ट है। बिल्कुल। और जो ये अपराइजिंग हुई है, इसमें भी हमने ये देखा है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, पीछे उन्होंने रॉयलिस्ट तस्वीर लगाई। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें वो रॉयल्टी दोबारा नहीं चाहिए। वो नहीं चाहिए, मगर रॉयल्टी ना भी हो तो रॉयलिस्ट मूवमेंट वो है। अच्छा। इस सेंस में, या हो सकती है इस सेंस में कि आप देखें कि जो पार्टीज अटैक हुई हैं वो सारी की सारी वो हैं जो नेपाल की रिपब्लिकन रेवोल्यूशन की पार्टीज थी। अच्छा। और जितनी रॉयलिस्ट पार्टीज थी और जो हिंदुत्व पार्टी है HSS, उनका एक भी दफ्तर अटैक नहीं हुआ। सही, बिल्कुल। ये 2025 इस लिहाज से खासा इंटरेस्टिंग और केओटिक भी है कि एक तरफ जंगें जो हैं वो भी खासी लगती हुई देखी और रजीम चेंजेस भी हमने बहुत देखे। बहुत शुक्रिया तैमूर रहमान साहब, उज़ैर यूनुस साहब, कामराव साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।